लूट के बाद हत्या, आंखों के सामने बेटे का शव, तहस नहस हुआ सामान। एक रूम, एक बिस्तर और बिस्तर पर पड़ा देवकृष्ण का लहूलुहान शव। सिर पर गहरी चोट के निशान, मानो किसी ने भारी हथियार से वार किया हो। दिखाई देता है रोता बिलखता परिवार। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की धार जिले की है। यह बिखरा सामान किसी अनहोनी घटना की तरफ इशारा करता है। इस घटना की पहली तस्वीर में नजर आता है महिला का उजड़ा सुहाग, एक मां का छलनी कलेजा और एक भाई का टूटा वादा जो उसने अपनी बहन की हमेशा रक्षा के लिए किया था। रोती बिलखती पत्नी प्रियंका को देखकर समझ में आता है कि ये हत्या का मामला है। किसी बाहरी और अनजान शख्स की करतूत मालूम होती है, पर परतें खुलती गई और हकीकत बाहर आई तो हर एक की उंगली एक ही तरफ उठने लगी। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम क्राइम सीन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। 6 अप्रैल की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच का समय। ये रात आमतौर पर सबके लिए एक जैसी ही थी, लेकिन देवकृष्ण पुरोहित के लिए ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। काम से लौटकर आने के बाद अपने घर में चैन से सो रहे देवकृष्ण को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। परिवार विलाप में डूब गया। पत्नी ने रो रो कर पूरी घटना की जानकारी दी। आप भी सुनिए उस काली रात की खौफनाक कहानी। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम पहले दोनों को मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी अंदर की ओर थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कैसे थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो। इस वारदात को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। परिवार और आस पड़ोस के लोग प्रियंका को तसल्ली देकर संभालने की कोशिश करते रहे। सबके मन में बस ये बात थी कि प्रियंका को इस दुख से बाहर कैसे लाया जाए। पुलिस आई और मामले की तहकीकात शुरू हुई। प्रियंका ने अपने बयान में बताया कि कुछ बदमाश लूट की नीयत से घर में दाखिल हुए और पति देवकृष्ण और मुझे अलग अलग कमरों में बंधक बनाया। फिर उन दोनों ने धारदार हथियार से देवकृष्ण की हत्या कर दी। प्रियंका रोती रही, अपने पति की जान की भीख मांगती रही। उसने यहां तक कि कहा कि जो भी ले जाना है सब ले जाओ, मैं सब दे दूंगी, आप लोग बस मुझे और मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन उन बदमाशों ने उसकी एक ना सुनी और घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। प्रियंका के इस बयान में पुलिस को झोल नजर आया। पुलिस को लगा कि जिस रचनात्मक रूप से इस कहानी को दर्शाया जा रहा है, ये कहानी मात्र एक काल्पनिक दृश्य है और इसे तोड़ मरोड़ कर पुलिस के सामने पेश किया जा रहा है, जिससे ये हर तरह से लूट और हत्या की कहानी लगे। लेकिन ये कहानी तब बदल जाती है जब लूट का पूरा सामान प्रियंका के घर के एक कमरे में कोने में पड़ा मिलता है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें प्रियंका के बोले झूठ पर आकर टिक जाती हैं। सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर प्रियंका ने झूठी कहानी क्यों बताई, और अगर ये कहानी झूठी है तो फिर देवकृष्ण की हत्या किसने की और क्यों की। इन सारे सवालों के साथ पुलिस एक बार फिर नए सिरे से तहकीकात शुरू करती है और उसके बाद सामने आता है एक ऐसा सच जिससे सबके होश उड़ गए। आगे की कहानी विस्तार से आपको बताऊं उससे पहले देवकृष्ण की बहन ज्योति के इस बयान को सुनिए। भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था।
वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा। 2020 में पता चला था, उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। मेरे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से, पुलिस से यही है कि बस उनको न्याय मिले और उसे फांसी की सज़ा हो। इस बयान को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर इस कहानी के पर्दे के पीछे का असली चेहरा कौन है। लेकिन इस पूरे मामले को जानने से पहले हम आपको जरा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 10 साल पहले की कहानी। 1 अप्रैल 2015 का दिन। दीवारों पर सजी रंग बिरंगी लाइट्स, हर तरफ चमक, हर तरफ रौनक, दुल्हन की तरह सजा हुआ घर। 1 अप्रैल 2015 को पुरोहित परिवार के घर खुशियों का माहौल था। इस दिन पुरोहित परिवार की बहू आने वाली थी। पूरा घर सजा हुआ था। घर में खुशियों की लहर थी। घर में हंसी और नाच गाने की आवाजें गूंज रही थी। देवकृष्ण की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन 15 साल की नाबालिग होने की वजह से बहू ससुराल नहीं लाई गई। उसका गोना बालिग होने तक रोक दिया गया। इस बीच प्रियंका की मुलाकात राजगढ़ के रहने वाले कमलेश पुरोहित से हुई, जो रिश्ते में प्रियंका का जीजा लगता था। यह मुलाकात प्यार में बदल गई और यहां से शुरू हुआ प्रियंका और कमलेश का गंदा खेल। देवकृष्ण के घर वालों ने बताया कि प्रियंका के अफेयर के बारे में सभी लोगों को जानकारी लग गई थी, जिसके बाद आए दिन प्रियंका और देवकृष्ण के बीच में झगड़ा होता रहता था। प्रियंका देवकृष्ण के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसका दिल उसके जीजा कमलेश पर आ गया था। कमलेश खुद 2 बच्चों का पिता था। प्रियंका को अब कमलेश सुंदर दिखने लगा था, इसलिए वो बार बार देवकृष्ण को काले और बदसूरत होने का ताना देती थी। उसके घर वालों ने भी बताया कि प्रियंका ज्यादा समय मायके में ही रहती थी। करीब 3 साल तक प्रियंका मायके में अड़ी रही, जिसके बाद देवकृष्ण के घर वाले समाज के कहने पर प्रियंका को वापस घर ले आए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो अपने बेटे का घर बसाने के लिए ला रहे हैं, ये लड़की एक दिन उनके बेटे की जिंदगी खत्म कर देगी। हाँ, मेरी बहू नहीं करी। वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फ़ोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसको उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अब आपको बताएंगे इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू कि प्रियंका ने कब और कैसे इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग की और इस काम में प्रियंका और कमलेश के अलावा और कौन लोग शामिल थे। साजिश का पूरा प्लान। कमलेश ने साथी को 1 लाख की दी सुपारी। घर में घुसने और निकलने की पूरी प्लानिंग थी। घटना वाली रात प्रियंका ने दरवाजा जानबूझकर खुला रखा। पति की जानकारी देकर प्रियंका दूसरे कमरे में चली गई। सुपारी किलर ने धारदार हथियार से देवकृष्ण की हत्या की। प्लान के अनुसार 15 मिनट बाद प्रियंका चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर घर वाले और पड़ोसी पहुंचे। घटना को लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई। प्रियंका ने अपने प्रेमी पर साथ रहने का दबाव बनाया, लेकिन देवकृष्ण के रहते हुए दोनों के ये मंसूबे पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर देवकृष्ण को अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। प्रियंका ने कमलेश के दोस्त सुरेंद्र को सुपारी दी। ये डील पूरे 1 लाख में तय की गई। डील के मुताबिक 4 अप्रैल को इस काम को अंजाम देना था, लेकिन उस रात ये काम नहीं हो पाया, जिसके बाद सुपारी किलर ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया और ये रात देवकृष्ण के लिए काली रात बन गई। ऐसे हुआ पुलिस को शक। पुलिस के आते ही प्रियंका देने लगी हिसाब। प्रियंका के शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं। देवकृष्ण के सिर पर 12 इंच का गहरा निशान। मेरे लड़के को मेरी बहू ने मरवा दिया उसके प्रेमी के साथ मिलके, और वो बहुत ही, मेरी बहू खतरनाक थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था।
वो उसके जीजा के साथ ही वो बात करती थी और बोले तू काला है, अच्छा नहीं है, तू पसंद नहीं है, ऐसे कर कर के वो झगड़े रोज ही करती थी उनसे। और खाना भी हम दोनों माँ बेटी बना के उसको तो हमको तो ऐसे जैसे जैसे करके मेरे बेटे का घर बस जाए इसलिए हमने बहुत सहन करा, पर उसने मेरे बेटे की जान ले ली। और 12 बजे का जब हमला वो करा उन्होंने, तो हमको 2 बजे उसने बताया, सब पूरा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको आवाज़ लगाई कि चोर आए चोर आए चोर आए करके। तब हम परिवार वालों को बुलाया और सबको इकट्ठा करके वो सब आए, ऐसे कैसे वो अस्पताल ले गए, पर वो वहीं पे ख़त्म हो गया था मेरा लड़का। हम यही मांग रहे हमारी, उसको फांसी होना चाहिए लड़की के, वो तीनों को, आरोपियों को तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लौता बेटा था, मेरा पति भी नहीं है, 1.5 साल का था और सब परिवार ने मिल के उसको बड़ा किया। आज 25 साल का करा उसको, तो उसने जान ले ली। तो उनको फांसी होना चाहिए और उनके घरों पे बुलडोजर मशीनों को उनके घर गिराना और हमको न्याय मिलना चाहिए। जी मेरी बेटी की अभी शादी भी थी, 20 अप्रैल को थी शादी। जो भी अब मेरा सहारा वही है, शासन से यही विनती है कि जो भी उचित लगे वो हमको दे या कुछ भी जो भी सहा मदद करे। मेरी लड़की भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो ही मेरा सहारा है। जी उनका जीजा लगता था रिश्ते में और वहाँ आना जाना उनका, उसका ससुराल भी वहीं था, तो उसका आना जाना वहीं पे रहता था। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में इनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इस घटना से हर कोई हैरान है। ये घटना इतनी विभत्स थी कि सुनने वालों के पैरों से जमीन खिसक गई। देवकृष्ण को मारने के बाद भी प्रियंका का दिल नहीं कांपा, जबकि अपने पति के शव के पास ही उसने अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। प्रियंका और उसके प्रेमी ने हर एक कदम सोच समझकर उठाया, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। पुलिस ने 36 घंटों के अंदर पूरी कहानी का पता लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। अपने बेटे को न्याय दिलाने की आस में मृतक की मां लक्ष्मीबाई और बहन ने प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देवकृष्ण उनके घर का एकमात्र सहारा था, वही घर का खर्च भी उठाता था और परिवार का भरण पोषण भी करता था। इसी के साथ जघन्य हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को फांसी के साथ आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्राइम सीन के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य स्टोरी के लिए TV27 न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।